नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मेरी कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज से ठीक 20 दिन पहले ही लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर सुकांत के नाम से जानते थे, पर आज मैं सिर्फ सुकांत और मेरी इस हालत का जिम्मेदार एक फ़ोन कॉल है। सुकांत, आजकल तो बहुत इंतजार कराने लगी है। क्या हुआ? मैं बोर करने लगा हूँ या और पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने बिस्तर पर लेटे हुए नैन्सी से कहा। नैन्सी अभी कमरे में आई थी। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी, मानो कोई उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा। नैन्सी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी तुम तो मुझे बाकी कस्टमर से ज़्यादा ही देते हो और तुम्हारे साथ मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नैन्सी ने अपना बैग टेबल के एक कोने में रख दिया। मेरे बगल में आकर बैठ गई। नैन्सी को तेज तेज सांस लेता देख मेरा भी मन पुकारा तेज होने लगी। मैंने तुरंत नैन्सी को मैं लिया। सुकांत मेरे साथ खुश है और पैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर टाइम से क्यों नहीं आती? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने नैन्सी से पूछा, पर आज उसका ध्यान कहीं और था। मेरे पूछने पर उसने बेमन से कहा, नैन्सी कहती है तुम्हें तो सब पता ही है। सुबह कॉलेज, शाम में जॉब, अब घर की मैं अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। इसलिए कभी कभी कस्टमर उठा लेती हूँ, खर्च भी निकल आता है और घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। नैन्सी अभी बोल ही रही थी कि मैंने उसके तभी वायरलेस पर अलर्ट आया। अलर्ट, कमिश्नर साहब राउंड पर आ रहे हैं। सुकांत दत्त तेरे सारे मुंह ऐसी तैसी कर दी। मैं तुरंत ही तैयार होने लगा और मुझे जल्दी जल्दी तैयार होता देख कर नैन्सी बोली, आज भी देर में उड़कर जा रहे हो? सुकांत, अरे कमिश्नर साहब राउंड पर आ रहे हैं, चौकी नहीं पहुंचा तो मेरी FIR करा देगा। ये रहे तेरे पैसे, जा अब तू घर चल जा। वायरलेस पर खबर सुनी। मैं अगले 2 मिनट में होटल के कमरे में ही छोड़ चौकी के लिए निकल पड़ा। मैं जब पुलिस चौकी पहुंचा तो पता चला कि कमिश्नर का मूड बदल गया था, इसलिए अब वो नहीं आ रहा था। मैं करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोस रहा था और कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के मजे ले रहा था। रात अब अपने चरम पर आ चुकी थी। पुलिस चौकी के चारों ओर खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी थी। इसी बीच मैंने किसी बूढ़े शख्स को रोते बिलखते सुना। सुकांत कहता, अरे कौन मर गया इसका? क्यों इसने आधी रात को नाक में दम कर रखा है? हवलदार कहता, जरा देखो इसे। आधी रात को मैंने हवलदार को उस बूढ़े व्यक्ति को चुप कराने के लिए भेजा तो था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधा मेरे पास ही चला आए। बूढ़ा इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। शायद उसे किसी ने मार दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ना चाहते हुए मैं उस शख्स की बात सुन नींद से जाग गया। सुकांत कहता, चाचा क्यों आधी रात में सबकी नींद हराम कर रहे हो? शांति से घर जाओ और सो जाओ, हमें भी सोने दो। मैंने अभी उस शख्स को अपने पास से जाने को कहा, पर उसने मेरे सामने एक ऐसी तस्वीर रखी जिसे मैं बखूबी जानता था। बूढ़ा कहता है, साहब ये मेरी बेटी निशा है। दिन में कॉलेज जाती है और रात में कॉल सेंटर में जॉब करती है। अकेली अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और मेरी दवाइयों का भी। रोज तो टाइम पर घर आ जाती है, पर आज पता नहीं क्या हो गया। ऊपर से वो फ़ोन कॉल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस शख्स ने जिस लड़की की फोटो मेरे सामने रखी, उसे मैं नैन्सी के नाम से जानता था, जिससे कुछ घंटे पहले
कि होटल के बंद कमरे में मेरी बात हुई। सुकांत कहता है, कैसा कॉल, कहाँ हुआ है ये? उसे ठीक ठीक तो है ना? नैन्सी के पिता की बात सुन मुझे भी किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। उड़गत पता नहीं साहब, रोज जब काम से निकलती थी तो मुझे फ़ोन करती है, लेकिन आज मुझे फ़ोन किया ये बताने के लिए कि उसे मरने में बहुत खुशी हो रही है। उसने कहा कि मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इतना कहकर नैन्सी के पिता ने अपनी बेटी से हुई आखिरी रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। नैन्सी की आवाज़ में, पापा मुझे खुशी है, मैं अब मरने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी प्यारी बेटी निशा। अपनी बेटी की आवाज़ सुन नैन्सी के पिता फिर एक बार फूट फूट कर रोने लगे। पर मैंने जो सुना उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भला कोई मरने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है? तो वो भी जब उस पर इतनी जिम्मेदारियां हो, जो जिंदा रहने के लिए इतना सब कुछ करती हो। भला इसे मरने में इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? ऐसे अनगिनत सवाल मेरी सोच को कुरेद रहे, जिनका जवाब मुझे हर हाल में जानना था, क्योंकि वो नैन्सी ही थी जिसने मुझे मेरी पत्नी के जाने के बाद संभाला था। मैंने तुरंत ही नैन्सी के पिता से नैन्सी की आखिरी कॉल की डिटेल्स ली और हेडक्वार्टर फ़ोन करके बोला। सुकांत कहता, हेलो हेडक्वार्टर, मैंने अभी तुम्हारे पास एक नंबर भेजा है, मुझे उसकी लास्ट लोकेशन चाहिए, अर्जेंट। हेडक्वार्टर से बात किए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि मेरे पास नैन्सी की सारी कॉल डिटेल्स आ गई और उसकी लास्ट लोकेशन थी। सुकांत कहता, अंकल आप मेरे साथ चलिए, मुझे नैन्सी की लास्ट लोकेशन मिली है, हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इतना कहकर मैं नैन्सी के पिता को लेकर उस लास्ट लोकेशन तक पहुंच गया, पर मुझे आसपास कोई भी नहीं दिखा और ना ही मुझे इस सबूत का एक दिन का भी उसके सहारे में अपनी तहकीकात को बढ़ा सकता। अचानक ही मुझे एक स्ट्रीट लाइट पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। इसे देख मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ क्या करना है। मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और हवलदार से बात करने लगा। सुकांत कहता है, हवलदार सुनो, एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, मैं तुम्हें अभी इस लोकेशन पर भेजता हूँ। तुम 2-3 घंटे पहले की जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड है वो सब मेरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर। मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी ही मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग भी आ गई। सुकांत कहते, ये देखिए अंकल, आपकी बेटी निशा, ये शायद आपको ही फ़ोन कर रही है। लगता है निशा का फ़ोन ऑफ हो गया है। मैं अभी फुटेज देख ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा स्क्रीन एक पल को ब्लर हो गई और एक फ़ोन बूथ अचानक से नैन्सी के पीछे आकर दिखा, जिसे देख मैं और नैन्सी के पिता दोनों डर गए। सुकांत ने कहा, ये क्या, ये तो यहाँ नहीं था। मैंने चौंकते हुए अंकल से कहा, अंकल भी मेरे साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। सच कहूँ तो मुझे वो फ़ोन बूथ जाना पहचाना लगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, नैन्सी के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। नैन्सी के पिता बोलते, अचानक से ये पीसीओ बूथ कहाँ से आया? मतलब इसी ने मेरी बेटी की जान ली है? साहब इस बूथ को जला दीजिए, इतना ये बहुतों को मौत के घाट उतार चुका है। सुकांत कहता, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? पीसीओ बूथ कैसे किसी की जान ले सकता है? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी
गैंग का हाथ। नैन्सी के पिता कहते, इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पीसीओ भूत मेरा ही हुआ करता था। अब 15 साल बाद ये मुझसे बदला लेने आया है। नैन्सी के पिता की बातें मेरी समझ से परे थी। मुझे उनका ख्वाब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुकांत कहने लगे, अंकल साफ साफ बताओ बात क्या है और इस पीसीओ भूत से आपका क्या कनेक्शन है। मेरी बात सुन नैन्सी के पिता कुछ सोचते हुए बोले, साहब, आज से 15 साल पहले मैं इसी शहर में बाहर एक पीसीओ बूथ पर काम करता था। आसपास के सब लोग मेरे बूथ पर बात करने आते थे। फिर एक दिन एमएलए का बेटा किसी लड़की को अगवा करके मेरे बूथ पर ले आया था और उसे बेहोश कर मेरे बूथ में छिपा दिया था। कुछ समय बाद जब मामला चारों तरफ फैल गया तो एमएलए और उसके दोस्तों ने बूथ समेत उस लड़की को भी जिंदा जला दिया। मुझे ढेर सारे पैसे देकर कहीं दूर जाने को कहा, वरना वो मेरा भी वही हाल करते जो उन्होंने उस लड़की का किया था। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, जॉब इंस्पेक्टर, मैं डर गया था। वो लोग मेरे साथ मेरी बेटी निशा को भी मारने की धमकी दे रहे थे। मैं मजबूर था इंस्पेक्टर साहब। अगर मुझे पता होता कि मेरा 15 साल पुराना अतीत मेरी बेटी को खा जाएगा तो मैं उसी वक्त कानून का गवाह बनकर और उन मुजरिमों को सजा दिलवाता। निशा के पिता से पीसीओ बूथ की सारी कहानी जानकर दंग रह गया। सुकांत कहता है, तो क्या वो गुनहगार आज तक आजाद घूम रहे हैं। निशा के पिता बोले, पता नहीं, लोगों का कहना था कि वो एक एक करके गायब होने लगे, लेकिन अब मुझे सारी बात समझ आने लगी। उन सबको इसी पीसीओ ने मारा है और जिस इंस्पेक्टर ने उस केस को बंद किया था वो शायद आज भी जिंदा है। मैं अभी इस पूरी वारदात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी निशा के पिता ने बुदबुदाते हुए कहा। निशा के पिता बोलते, उस लड़की के बाप का क्या हाल हुआ होगा। कहीं वो आज भी तुम अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा। निशा के पिता बोल ही रहे थे कि मैंने उनकी बात सुनी और तुरंत उनसे पूछा, कौन सा पिता, आप किसकी बात कर रहे हैं। निशा के पिता कहते, इंस्पेक्टर साहब, जिस लड़की को मेरे बूथ में जिंदा जलाया गया उसका पिता आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो बेचारा पागल भी हो गया था। हर किसी को अपना नंबर देता रहता था। बोलता था अगर किसी को उसकी बेटी का पता चले तो उसे फोन करके बता दे, लेकिन आज तक किसी ने उसे एक फोन तक नहीं किया। सुकांत कहता है, मैं जाऊंगा अंकल, एक बाप तक उसकी बेटी का आखिरी मैसेज मैं पहुंचाऊंगा। निशा के पिता, पर बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। उस लड़की की आत्मा अभी भी अपने बदले की आग में चल रही, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। निशा के पिता ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अपना फोन ऑफ करो। मैं भी सुनसान रास्ते पर अकेला चलने लगा और जैसा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, फोन ऑफ होते ही बूथ ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा था। मैं अपनी हिम्मत बांध कर अंदर चला तो गया, लेकिन वहां से जिंदा कैसे निकलना था ये मैं नहीं जानता था। मैं जैसे ही पीसीओ बूथ के अंदर गया, मेरी बाहर की हड्डियां अकड़ने लगी, मेरे चारों तरफ काली शक्तियां मंडराने लगी। तभी एक आवाज आई। फोन उठा और किसी
अपने को फ़ोन कर और बोल कि तुझे आज मरने में बहुत खुशी हो रही, बोल जल्दी। यहाँ मैं काली शक्तियों से लड़ने में लगा था, उतनी देर में वो काली शक्तियाँ मेरे जिस्म से मांस का लोथड़ा अलग कर देती। सुकांत, ठीक है, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार। मैंने उन काली शक्तियों से कहा, जिसे सुन वो थोड़ी सी शांत हो। मैंने भी याद किया उस नंबर, तुरंत डायल कर दिया। सुकांत, हेलो। मैंने फ़ोन पर अभी इतना ही कहा था कि इतने में वो काली शक्तियाँ मेरे अंदर घुस गई। दिव्या, सुकांत के शरीर में। पापा, मैं दिव्या बोल रही, आप कैसे हैं? पिता, दिव्या, तुमको तो मैं 15 साल से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है तू मेरी बेटी? दिव्या, पापा मैं मर चुकी हूँ, मुझे तो 15 साल पहले एमएलए और उसके दोस्तों ने बूथ के साथ ही जला दिया था, पर मैंने अपना बदला ले लिया है। पापा, मैंने उस एमएलए के बेटे के साथ साथ उसके दोस्तों को भी मौत के घाट उतार दिया है। बस वो इंस्पेक्टर बाकी है, जिसने मेरे केस की फाइल को क्लोज कर दिया था, और अब मैं उससे भी मारने जा रही हूँ। पापा, दिव्या जिस इंस्पेक्टर की बात कर रही थी वो इंस्पेक्टर मैं ही था, और मैंने ही उसका केस क्लोज किया था। दिव्या की आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर अपने पापा से बात कर रहे थे। दिव्या की बात सुन उसके पापा ने कहा, बेटी ऐसा मत करना, मैं मानता हूँ तेरे साथ अन्याय हुआ है और जो गलत हुआ है, पर इसे इंसाफ नहीं कहते, इसे बदला लेना बोलते हैं। दिव्या कहती, मैं अभी जिंदा हूँ बेटी, मैं इंसाफ दिला दूँ तुझे, तू बस इस इंस्पेक्टर को छोड़ दे, भगवान उसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। बस एक आखिरी बार अपने पापा के गले लग जा। दिव्या के पापा, दिव्या से कहा ही था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो फोन बूथ के दरवाजे पर नैन्सी के पापा अपने हाथ में फोन लिए दिव्या से बातें कर रहे थे, जिसकी आत्मा मेरे अंदर थी। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता, मेरे अंदर से दिव्या की आत्मा निकली और अपने पिता से गले आ मिली। दोनों इतने सालों बाद खूब दिल खोल कर रोए थे। एक बेटी बाप के प्यार का ये रूप मैंने पहली बार देखा। मरने के बाद भी एक बाप अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता था। दिव्या की आत्मा ने जब मेरा जिस्म छोड़ा तो उस वक्त मैं निढाल होकर फोन बूथ में रोने लगा था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था, और ये भी कि नैन्सी, निशा और दिव्या एक ही लड़की थी, और नैन्सी के साथ गुजरी हर एक रात मेरा वहम भर था और कुछ नहीं। उसी पर मैंने ठान लिया कि वो रात पुलिस की नौकरी में मेरी आखिरी रात होगी। उसके बाद मैंने खुद ही नौकरी छोड़ अपना जुर्म कबूल कर लिया था। आज मैं अपने पापों की सजा काट रहा हूँ। मैंने जो जुर्म अनजाने में किया उसके लिए भगवान तो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता, पर कम से कम मैं अपनी नज़रों में तो बेगुनाह रहूँगा। दोस्तों, एक ऐसी कहानी थी जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।